नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़ी ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि आपकी सेहत कैसी चल रही है साहब, और आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपका दिन कैसा चल रहा है, इसके बारे में आप हमें जरूर जानकारी देंगे। वंदना जी हमारे साथ हैं, संगम चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। अच्छा, संगम चौधरी जी, हाँ, नेहा जी हमारे साथ हैं, रिंकी जी हमारे साथ हैं, और साथ के साथ अर्चना जी हमारे साथ हैं, गायत्री जी भी आ चुकी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, आप स्वस्थ हैं, आनंद में हैं, मस्त हैं, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, ठीक रहिए और हंसी खुशी रहिए साहब। ठीक है ना? और क्या है। ठीक है, बहुत। और हाँ, तैयारी जरूर करते रहिए कि कहीं तैयारी छोड़ दें, बस सिर्फ खुश ही खुश रहें, फिर वो खुश रहना नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि समानता एक विद्यार्थी, अगर हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बनना हमने स्वीकार किया है, तो समानता विद्यार्थी को तो मेहनत करनी पड़ती है साहब, कुछ समय तक तो। ठीक है ना? उसके बाद आनंद ही आनंद। क्यों? क्योंकि एक छोटी से मेहनत, एक छोटे से पीरियड में अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो आगामी 70 साल हमारे सुधरते हैं। तो बस वही है कि सर अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में ये टॉपिक ये लिखिए शुरुआत में, हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में सर ये टॉपिक, मैथ पढ़ोगे तो सर उसमें ये टॉपिक। 8 से 9 घंटे के टारगेट, और 8 से 9 घंटे के अगर आप टारगेट बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना रहे हो तो साहब बनाइएगा। ठीक है ना? नहीं बना रहे हो तो बनाइएगा। उसके साथ अगर आज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो 7 दिन के बाद रिवीजन, 14 दिन के बाद रिवीजन हो पाएगा तो 21वें दिन के बाद आपको उसका रिवीजन कर लेना है। ये बेहद आवश्यक है, ये बेहद जरूरी है। सौम्या जी हमारे साथ हैं, तिवारी जी हमारे साथ, अच्छा सौम्या तिवारी पूरा ही नाम है, और हमारे साथ हैं रुचि राजा जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ हैं सोनम जी, सौम्या जी, ठीक है, अच्छी बात है। अरे सर राठौड़ का नाम ले लो, उनकी आंखें ऊपर, अच्छा राठौड़ जी भी हमारे साथ है साहब। ठीक है ना? राठौड़ जी भी हमारे साथ है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सर जी बियर्ड अच्छी लगती थी, अच्छा बियर्ड अच्छी लगती थी, ठीक है। वो क्या हुआ ना, हमारे पिताजी आए हैं साहब, और पिताजी का ना हमारे यहाँ बहुत बड़ा ही खौफ है। ठीक है ना? हम बहुत भयभीत होते हैं उनसे। तो बस वही है, पिताजी के चलते ना वो जो बियर्ड थी वो थोड़ी सी छोटी कर दी, जरूरत थी उसकी। चलिए, हाँ जी, आप भी हैं, आप ही हैं साहब, राठौड़ साहब आप भी हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए, हमारे मॉनिटर जी हैं क्या? अच्छी बात है। अब देखो जरा, अब सर हम एक टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे थे। टॉपिक कौन सा था? टॉपिक था संधि। तो कौन सा टॉपिक था? संधि। आज निपटाते हैं इस टॉपिक को, ठीक है ना? आज निपटाते हैं साहब, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं। एक टॉपिक है सर संधि, उसके बाद कुछ सवाल भी करेंगे इसके। संधि में स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, व्यंजन संधि चल रही है, विसर्ग संधि को आज निपटाने का प्रयास करते हैं। पूरी एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने कोर्स 2-3 दिन में स्टार्ट किया है, समझ नहीं आ रहा है कैसे कवर करूं। ठीक, मैं समझ गया। देखिए, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसने कोर्स को अभी परचेज किया है या अभी पढ़ना शुरू किया है, परचेज चाहे पहले किया होगा, पढ़ना शुरू किया है अभी, तो समानता उस वाले विद्यार्थी के लिए कुछ बातें हैं क्या। जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो है ना, उनको आपको देखना है दुगनी तिगनी स्पीड पर, ये सब हमें कार्य करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं साहब, ठीक है ना? शुरू करते हैं संधि। संधि के अंतर्गत सर एक स्वर संधि होती थी, स्वर संधि के अंतर्गत एक स्वर संधि के अलावा एक सर व्यंजन संधि होती थी, और इसी के बारे में सर आपकी हमारी बातचीत चल रही है, व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के मुश्किल से 6-7 नियम हमने पढ़े होंगे। तादा का नियम पढ़ा था, एक और तादा का नियम रहा है जब तादा के बाद हा का प्रयोग होता है, ठीक है ना? ये वाला नियम सर हमारा रह गया है, एक बार इसके बारे में बातचीत करते हैं, फिर चलते हैं सर आगे, ठीक है ना? एक बार इस वाले नियम के बारे में बातचीत करते हैं, फिर चलेंगे सब आगे, ठीक है? यहां पर आगे ये वाला नियम कि सर जी अगर तादा के बाद हा हो, देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक सवाल ध्यान से देखिएगा कि अगर सर इस वाले ता या इस वाले द, इसके बाद अगर हा का प्रयोग होता है, किसका? हा का, तो ये ता और दा का जो रूपांतरण है ना, ये हो जाता है सर, ये ता या दा, ये किस में परिवर्तित होता है? ये परिवर्तित होता है सर, यहां पर अगर हम देखने का प्रयास करें, ता के बाद, नहीं साहब, मैं माफी चाहूंगा, ये यहां पर दा नहीं होगा, केवल ता होगा। अगर इस ता का योग किसके साथ होता है? हा के साथ होता है, तो ये ता तो परिवर्तित हो जाता है सर द में, और ये जो हा है ये परिवर्तित हो जाता है धा में। किस में हो जाता है? धा में। बस वही नियम है कि अगर सर ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा का होना
तय है। यानी उत के साथ में हार का योग करूंगा तो ये तो परिवर्तित हो जाएगा सर दा में। ये उद्धार पता है कैसे लिखा है? उद्धार लिखने का जो शुद्ध तरीका है ये ऐसे है, उद उसके साथ धा। ठीक है, इस कहने का तात्पर्य ये है कि आधा धा नहीं पूरा दा है, आधा तो दा है। ये ता चेंज हो गया है सर दा में, और ये जो हा चेंज होगा ये हो जाएगा धा में। यही चीज है। तत् के साथ हिद का योग करोगे तो ये तो चेंज हो जाएगा दा में, और ये चेंज हो जाएगा धा में, तब्दित शब्द बनेगा। उत के साथ हत का योग करोगे तो ये चेंज हो जाएगा सर दा में, और ये चेंज हो जाएगा धा में। ठीक है ना। ये उद्धत शब्द ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है? आगे तो ऊ है, दा है, हा है और ता का पहले होगा। उद्धत शब्द ऐसे लिखा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये नहीं, ये यहाँ पर क्या है? ये धा है। क्या है? धा, उद्धत। ठीक, ये हा चेंज होगा सर धा में। ये बात स्पष्ट हुई। ता और दा के सर हमने बहुत सारे नियम पढ़े, और बहुत सारे नियम पढ़ने के साथ साथ एक और नियम है कि सर अगर हा के साथ इसका योग हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ एक और नियम है। देखिए, ये नियम हमसे क्या कहने का प्रयास करता है? ये कहने का प्रयास करता है कि अगर छतरी वाले छा से पहले कोई भी स्वर आ जाए, अगर छतरी वाले छा से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो ये परिवर्तित हो जाता है सर किसमें? ये छा तो होता ही होता है लेकिन चा का आगमन हो जाता है। ये छा तो होता ही होता है लेकिन चा का आगमन। अगर छतरी वाले छा से पहले कोई भी स्वर हुआ तो, यानी अगर मैं इस आ का योग छादन के साथ करूं तो सर ये छतरी वाले छा के पहले ना केवल एक स्वर है। चुपचाप से केवल 50 मिनट ना मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। सर जी हा धा में, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर इस छतरी वाले छा से पहले आ का प्रयोग हो रहा है, यूपीएसआई इसको पूछ चुका है परिच्छेद को, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो यहां पर ध्यान लगाओ, अगर इस छतरी वाले छा से पहले आ का प्रयोग या कोई भी स्वर का प्रयोग होता है तो यहाँ पर चा का आगमन हो जाता है। इस छतरी वाले छा से पहले सर स्वर का प्रयोग, देखो ये रा ऐसे बना है, रे जो है ना ये परी, ये ऐसे लिखा गया है कि सर यहाँ पर पा तो है, इसमें भी एक स्वर है, उसके बाद रा तो है, रा में सर एक छोटी ई का प्रयोग हुआ है। यानी इस छतरी वाले छा से पहले ना एक स्वर है, तो यहां पर सर चा का आगमन हो जाएगा। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच में कौन सी संधि है तो उत्तर क्या होगा? व्यंजन संधि। कोई स्वर की तो मात्रा नहीं है। अच्छा, कि सर वी के साथ छेद का योग कर रहा हूं, कि सर सेम छतरी वाले छा से पहले छोटी ई है, क्योंकि सर वा तो पहले होगा, इस वा के बाद में छोटी ई जोड़ी गई होगी, इससे पहले छोटी ई है तो ये यहाँ चा का आगमन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छी बात। एक और नियम देखो, अगर मैं यहां पर और बातचीत करूं कि सर जी अगर एक और नियम है जो कि है माँ का, इसका नियम है माँ का नियम है। आप ऐसे समझो कि अगर माँ के बाद यरलव या सीटी वाला सा या ये हो तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। देखो ध्यान दो, एक अच्छा नियम है कि सर जी अगर इस माँ के बाद या तो य र ल व हो, या सीटी वाला सा, या षटकोण वाला सा, या सवाल वाला सा, या ह हो, तो मां परिवर्तित हो जाता है अनुस्वार में। इसका एक और नियम है साहब, इसका एक और नियम है क्या? कि अगर आगे सा हो उसके बाद मां हो, यानी सम का योग किसी भी वर्ण के साथ अगर आप कर लो, किसी भी वर्ण के साथ अगर आपने इसका योग किया तो मां जो है ना ये परिवर्तित होगा अनुस्वार में। कहने का तात्पर्य कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि सम, भाई मैंने क्या लिखा? सम, और सम के साथ मैंने हार का योग किया तो शब्द क्या बनेगा? ये सर आगे सा है तो किसी भी वर्ण के साथ इसका योग कर दो, मां पहुंच जाएगा ऊपर, यानी ये शब्द बनेगा संहार। अगर मैं ऐसे लिख दूं सम, और सम का योग मैं ग्राम के साथ कर दूं तो शब्द क्या बनेगा? आगे सा है तो किसी भी वर्ण के साथ इसका योग कर दो, ये शब्द ऐसे बन जाएगा संग्राम, ठीक है ना। अच्छी बात है। और अगर आगे सा नहीं है तो बाद में देखना, अगर इनमें से कोई वर्ण है तो मां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो अगर आगे सा है, अगर आगे सा है तो ध्यान क्या रखना है? देखो आगे सा है फिर तो किसी भी वर्ण के साथ इसका योग हो जाए तो ये मां, ये जो मां है ये पहुंच जाएगा ऊपर। अगर आगे सा है तो किसी भी वर्ण के साथ इसका योग हो जाए तो मां पहुंच जाएगा ऊपर। और अगर आगे सा नहीं है तो सर समानता इसके बाद या तो कोई यरलव या सीटी वाला सा, अगर ऐसा कोई वर्ण है यानी अंत्यस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है तो ये मां अब भी ऊपर पहुंच जाएगा। अगर आगे सा है तब तो किसी भी वर्ण के साथ इसका योग कर दो, और अगर आगे सा नहीं है तब देखना वहां पर यरलव या सीटी वाला सा या षटकोण वाला सा या सवाल वाला सा होगा, तब ये पहुंच जाएगा ऊपर, मां पहुंच जाएगी ऊपर, बस हो जाएगा केवा। क्या हो जाएगा? केवा। दो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर इस मां का, मां से पहले कोई भी वर्ण हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका योग इनमें से किसी के साथ हो जाएगा तो मां अनुस्वार में परिवर्तित होगा।
और अगर मां से पहले सम है, मतलब अगर सम का योग किसी भी वर्ण के साथ कर दो फिर तो मां पहुंच जाएगा ऊपर अनुस्वार में। हाथ खड़ा करोगी, किस किस को ये बात क्लियर हो गई? सर जी एलईडी स्क्रीन पर चल रही है, कमेंट से ऐसे नजर चलता है जैसे चंद्र ग्रहण लगा हो। सर एलईडी स्क्रीन पर चल रहे कमेंट से ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे चंद्र ग्रहण लगा हो। अच्छा, आपको क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो हो रहा है क्या कि कमेंट चल रहे हैं? ठीक, कमेंट चल रहे हैं, ठीक है ना। दो बातें ध्यान रखना, इससे सवाल बने हैं, खूब बने हैं, कि अगर सम का योग किसी भी वर्ण के साथ कर दूंगा तब तो ये अनुस्वार में, और अगर आगे सा नहीं है, सम नहीं है, फिर तो मां है, मां का योग इनमें से किसी के साथ होगा तब मां अनुस्वार में परिवर्तित होगा। सर जी ये वाला एक और बार समझा दो, एक और बार नहीं 50 बार लो। देखो मैंने आपसे ये कहा, छोटी सी बात है कि पहला तो नियम ये समझो कि अगर इस सम का योग, अगर ये सम है, इसका योग में किसी भी वर्ण के साथ कर दूं, किसी भी वर्ण के साथ, या स्वर हो या व्यंजन हो, अंत्यस तो कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो सर ये सम जो होगा ना ये ऐसे बन जाएगा, ये मां पहुंच जाएगा ऊपर, और जो बाद वाला वर्ण है या जो शब्द है वो सेम टू सेम यहीं पर आकर जुड़ जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल लिखा सम, और सम के साथ ग्राम का योग किया, तो क्या होगा कि सर अगर ये सम है, इसके बाद किसी भी वर्ण का योग कर दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये जो है ना ये ऐसे बन जाएगा, कैसे कि सर सा तो रहेगा लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, और ये अंत वाला जुड़ जाएगा इसके ऊपर, संग्राम शब्द बनेगा। क्या बनेगा? संग्राम। ठीक, संग्राम शब्द। अच्छा, ये बात क्लियर हुई कि सर सम का तो योग किसी के भी साथ कर दो, मां जो होगा वो पहुंच जाएगा अनुस्वार में ऊपर। ठीक है, मैंने कहा कि अगर सम नहीं हुआ, केवल मां हुआ, केवल मां हुआ, या मां से पहले कोई भी वर्ण हुआ, तो समानता ध्यान में रखना कि अगर इसका योग य, र, ल, व, जिन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा और हा से हाथी के साथ होगा, तो अब ये मां परिवर्तित होगा अनुस्वार में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इससे पहले अगर इससे पहले सवाल वाला सा हुआ, तब तो दूसरे वाले शब्द में देखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या है, और अगर मां से पहले सवाल वाला सा नहीं हुआ, तब दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में देखने की जरूरत है कि क्या इनमें से कोई है, इनमें से कोई है, तब ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर सर एक है किम, और किम के साथ मैं वा का योग कर रहा हूं। अगर इस मां से पहले सवाल वाला सा नहीं है, तब मुझे दूसरे वाले शब्द में देखने की आवश्यकता है, क्या इनमें से कोई है क्या, तब मुझे पता चला वह है, हां सर इनमें से कोई है। अब जाकर ये जो मां होगा ये अनुस्वार में परिवर्तित होगा और शब्द निकल कर आ जाएगा केवा। क्या निकल कर आए? केवा। और अगर मैंने कह दिया कि भाई ये सा है, इससे पहले मां है, मां से पहले सा है, अब तो किसी की भी आवश्यकता नहीं, पीछे इसका योग चाहे किसी के भी साथ कर दो, चाहे ये है चाहे ये नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले सा था तो तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें? अनुस्वार में, और अंत वाला तो ऐसे आकर जुड़ता ही है। या हार के साथ योग कर दो, किसी के भी साथ योग कर दो, अब बाद वाले शब्द को देखना ही नहीं है, ग्राम के साथ कर दो, जिस किसी के भी साथ आप करें उसके साथ कर दो, ठीक है ना, क्योंकि अब इस बाद वाले शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद वाले शब्द की शुरुआत में अगर ये होंगे, ये कब फर्क करेंगे? जब सर इससे पहले सा नहीं है, इससे पहले कोई और वर्ण है। छोटी सी बात है, हाथ खड़ा करो। क्लियर? क्लियर? डन, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तुरंत शुरू होती है जी हमारी विसर्ग संधि। कौन सी संधि शुरू होती है? विसर्ग संधि। सबसे इजी और 7 नियम पढ़ने हैं, सबसे इजी और 7 नियम पढ़ने हैं, लेकिन 2 नियम तो थोड़े से अच्छे हैं, एक और बाकी के सारे नियम बिल्कुल सरल है। मतलब कि सर अब इसके बाद की बात करेंगे हम, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने वही बोल दिया कि अगर सम का योग किसी के भी साथ होगा ना तो ये पहुंच जाएगा ऊपर। ये सारे के सारे शब्द इंपोर्टेंट है। सम के साथ घर से संघर्ष, सम के साथ गम, अगर आगे सा है किसी के भी साथ योग कर दो, ये पहुंच जाएगा ऊपर। क्या पहुंच जाएगा? ऊपर। कि भाई सम का योग जीवनी के साथ करूं, अगर आगे सम है आगे सा है, तब तो किसी के भी साथ योग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक,
अब सर इसके बाद की कहानी शुरू हो जाती है सर हमारी किसकी, इसके बाद की कहानी शुरू हो जाती है सर हमारी एक नियम के बारे में और जानो, एक नहीं दो नियम के बारे में और जानो कि सर इसके अंतर्गत एक नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बनता है। क्या कि अगर री से ऋषि, रा या षटकोण वाला सा इनके बाद अगर ना होता है, अगर सर री से ऋषि, षटकोण वाला सा या रा के बाद, अगर रा के बाद ना का प्रयोग होता है, संधि करते समय ये ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। अगर षटकोण वाले सा के बाद ना का प्रयोग होगा तो संधि करते समय ये इसमें प्रयोग हो जाएगा ड़ा में। जैसे मैंने एक शब्द लिखा रामायण, तो ये शब्द बना है राम के साथ अयन को जोड़ने से, कि सर अगर इसके बाद रा के बाद ना का प्रयोग हुआ तो कुछ नहीं होगा, यहां तो दीर्घ संधि होगी होगी, लेकिन ये जो होगा ना ये परिवर्तित हो जाएगा णा में। किसमें हो जाएगा? णा में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सर देखो यहां पर रा है, इसके बाद ना का प्रयोग है, ये णा में परिवर्तित हो जाएगा। ये री से ऋषि है, इसके बाद ना है, इसको यूपीएसआई ने पूछा है, ठीक है ना, 2021 में ही, कि सर री से ऋषि है, इसके बाद ना का प्रयोग है, तो ये परिवर्तित हो जाएगा णा में। यानी तीन वर्ड, एक ऐसा री से ऋषि, एक ऐसा षटकोण वाला सा, एक ऐसा रा, इनके बाद अगर ना का प्रयोग होता है तो ना परिवर्तित हो जाता है ण में। किसमें हो जाता है? ण में। कि सर पणी के साथ न का योग करूं, ये रा के बाद किसका प्रयोग हुआ है? ना का, ये ना परिवर्तित हो जाएगा ण में। किसमें हो जाएगा? ण में। ठीक। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक सा का और कॉन्सेप्ट है कि अगर सा के पहले इन दोनों में से कोई भी स्वर को छोड़कर, सा से पहले अगर इन दोनों में से किसी भी स्वर को छोड़कर कोई स्वर आता है तो सा के स्थान पर षटकोण वाला सा। अभिषेक को यूपीएसआई पूछ चुका है कि सर अगर मैं कह दूं कि भाई सा है, इससे पूर्व इनको छोड़कर अगर इनमें से मतलब या छोटा या बड़ा आ को छोड़कर, सा से पहले क्या है सर? छोटी ई का प्रयोग है, यहां पर वहां पर पहले भा होगा फिर छोटी ई होगी। इससे पहले अगर छोटे और बड़े आ को छोड़कर किसी का भी प्रयोग होगा तो इस षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने कहा इस सा से पहले छोटे और बड़े आ को छोड़कर किसी का भी प्रयोग होगा तो ये षटकोण वाले सा में प्रयोग हो जाएगा। ये मृतक आश्रित का सवाल है, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, गोपनीय का। यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल करके एक वैकेंसी आई थी, वहां पर विषम शब्द का संधि विच्छेद था। नहीं नहीं नहीं, ये था विषम था और इसकी संधि पूछी गई थी, ठीक है ना? तो यहां पर क्या था कि सर सा है, सा से पहले छोटे और बड़े आ को छोड़कर कोई भी होगा, ये षटकोण वाले सा में। ये सर नी के साथ सिद्ध को, सा से पहले क्या होगा सर? छोटी ई का प्रयोग है, निषिद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है ना? ज्यादातर अवसेक शब्द किसने पूछा है? एसआई ने पूछा है, ठीक है ना? अवसेक शब्द एसआई ने। इससे अब देखो व्यंजन संधि के 100 से ज्यादा नियम है। कितने हैं? 100 से अधिक नियम है, लेकिन आप इंपोर्टेंट 14-15 नियम कर चुके हैं, 13-14 नियम कर चुके हैं। एक अभिषेक, किसी का नाम है क्या अभिषेक? देखो दांत फट रहे हैं किसी के, सर जी इतना रूल कैसे याद होगा? तो फिर अपने आप को विद्यार्थी कहलवाना छोड़ दो, ये याद थोड़ी ना करने हैं, बस एक दो बार देखने हैं, ठीक है ना? हम विद्यार्थी हैं साहब। अच्छा देखो सुनो, हमारा नाम क्या है? सर जी हमारा नाम है विद्यार्थी, और विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्या का अर्जन करने वाला, विद्या का अर्जन करने वाला विद्यार्थी होता है। तो मूल रूप से क्या होगा? मूल रूप से ये है कि सर कि हमारा नैतिक कर्तव्य ही है कि हमें विद्या प्राप्त करनी है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है? कि सर हमें विद्या ही प्राप्त करनी है, और हम विद्या अर्जन करने के खिलाफ हैं कि सर हम पढ़ेंगे ही नहीं। एक विद्यार्थी को कई बार पढ़ना भी होता है, कई बार कुछ चीजें याद भी करनी होती हैं, कई बार समझना भी होता है, तभी तो वह विद्यार्थी है। तो फिर आप में और एक अनपढ़ व्यक्ति में फर्क ही क्या है? ठीक है ना? या आप में और एक छोटे बच्चे में फर्क ही क्या है? हम में फर्क इसलिए क्योंकि सर हम सीख रहे हैं, और सीखने के लिए कभी कुछ ना कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि लोगों ने 100 तक नियम पढ़े हैं, ठीक है ना? 100 तक नियम नहीं पढ़ने हैं, हमें जरूरी नहीं है। केवल मैं 12-13 नियमों की बात कर रहा हूं। 12-13 में से केवल 2 से 3 नियम ऐसे हैं जिन पर हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। उनमें भी अगर हम दिमाग लगा ही नहीं सकते तो हम किस बात के फिर विद्यार्थी? ठीक है ना भाई? बाकी के नियम तो सरल है कि भाई अगर ता दा का योग अगर जा झा के साथ होता है तो ये भी जा में परिवर्तन होते हैं।
ता दा के साथ अगर टा ठा का योग होता है तो ये भी टा में परिवर्तित होता है। अगर ता दा का योग अगर डा के साथ होता है तो ये भी डा में ही परिवर्तित होता है। बाकी सारे नियम तो सरल हैं, वो तो सभी को आएंगे। थोड़ी बहुत जगह तो दिमाग लगाने की आवश्यकता हमें भी होगी। एक बार सभी अपनी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ। क्या लगाओ? अटेंडेंस। क्या लगाओ कि सर जी मैं भी हूं क्लास में और मैं भी हूं क्लास में, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले। क्योंकि ये जो समय है ना आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समय है। इस समय आप क्लास से गोल हो नहीं सकते साहब, ठीक है ना, ठीक है। सर जी मैं तो आज प्रभु सर को देखकर शौक हो गया, पूरी पॉलिटी जुबान पर थी। क्या बात है, हाँ यही तो है ना। सर जी विद्या की अर्थी उठाने वाला विद्यार्थी दिलसाद जी कह रहे हैं कि गुरुजी हम तो विद्या की अर्थी उठा देंगे। अरे भाई साहब किसकी अर्थी उठाने जाओगे, ठीक है ना, विद्या की अर्थी थोड़ी ना उठानी है। सर जी आप अपना ऐनक निकाल दो। लो भाई बड़ी समस्या हो रही है यार तुम्हें मुझसे कि सर जी ऐनक निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। प्रेजेंट हूं सर, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। लगाओ भाई साहब इन दो सितारों के बारे में देखो, ठीक है ना, इन दो सितारों के बारे में सोचो, मन तो लगाओ पढ़ने में, ठीक है ना, मन लगाओ पढ़ने में कैसे भी। वो पढ़ने में मन लगाना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, ठीक है ना, बेहद जरूरी है। पढ़ने में मन जरूर लगाइएगा, अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी आप भी हैं साहब, ठीक है ना, आप भी हैं, प्रेजेंट है, आप सभी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब समानता विसर्ग संधि है, इसकी संभावना 2% की है आने की। जैसे व्यंजन संधि की संभावना है वैसे इसकी है। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ही नहीं आती, क्या आती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितना हम सोच कर बैठे हैं, ठीक है ना। समझो कि सर विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि की सर हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, कुछ अवस्थाएं पढ़ी थी कि सर ऐसे होगा कि या तो किसी विसर्ग का योग किसी स्वर के साथ किया जा रहा होगा, और या तो किसी विसर्ग का योग किसी व्यंजन के साथ किया जा रहा होगा, या तो स्वर के साथ या व्यंजन के साथ। मूल रूप से मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दूसरा वाला जो शब्द है ना उसकी शुरुआत में व्यंजन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा प्रातः, इसका योग अगर काल के साथ कर रहा हूं तो ये विसर्ग, और विसर्ग का ये योग या तो स्वर के साथ होगा या व्यंजन के साथ, या तो यहां स्वर होगा या व्यंजन होगा। लेकिन यहां पर भी विसर्ग अगर मैं रख दूं, ऐसे कहूं कि विसर्ग का योग विसर्ग के साथ, तो किसी शब्द की शुरुआत विसर्ग से हो नहीं सकती, और नहीं हो सकती तो दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में विसर्ग आ नहीं सकता। या तो स्वर के साथ इसका योग होगा या सर किसी व्यंजन के साथ इसका योग होगा, ठीक है ना। डन, बहुत अच्छी बात है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 7 नियम है। कितने नियम है? 7। 7 में से बस 2 नियमों पर ध्यान केंद्रित करना है, 2 नियमों को समझने का प्रयास करना है, बस केवल 2। और बाकी के 5 जो नियम होंगे वो है हलुआ। कैसे? हलुआ मतलब बहुत सरल नियम है। कैसे नियम है? बहुत सरल नियम। बस 2 पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना है। उनमें से पहले नियम को स्टार्ट कर रहे हैं। किस वाले नियम को? पहले को। ध्यान दो, मैं अगर आपसे ऐसे कहूं, कैसे कहूं कि सर जी हमने छोटे ओ की मात्रा को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? छोटे ओ की मात्रा को। छोटे ओ की मात्रा सर हमने पढ़ी है कि सर यहां से गुण संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है? बोलो रे। गुण संधि बनती है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा महोदय। क्या लिखा? महोदय। तो मुझे पता चलता है कि सर इस दा के बाद, मतलब इस छोटे ओ का प्रयोग हुआ है बीच में, मैंने कह दिया गुण संधि, और मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया। महा के साथ उदय का योग हुआ है सर। किसका योग हुआ है? महा के साथ उदय। किसका योग हुआ? महा के साथ उदय। अब ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में छोटे ओ की मात्रा विसर्ग संधि में भी आ सकती है। ये पहला वाला नियम पढ़ रहे हैं हम, जो कि जिस पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान लगाने का प्रयास करना है। 2 नियम है जिन पर ध्यान अगर आपने लगा लिया तो समानता विसर्ग संधि कवर। 5 नियम तो हलुआ है, वो तो सभी को पता होते हैं। मैंने कहा विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। कि सर अगर छोटे ओ की मात्रा बीच में विसर्ग संधि के भी आती है। जैसे एक शब्द लिख दिया सर मैंने तपोवन। क्या लिख दिया? तपोवन। क्या लिख दिया? तपोवन। क्या लिख दिया? तपोवन। पहले तो पहचानना सीखो कि कब विसर्ग संधि होगी और कब व्यंजन संधि। कि सर गुण संधि जो होगी ना, या जो विसर्ग संधि होगी, उसमें छोटे ओ की मात्रा के बाद छोटे ऊ या बड़े ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं होगा। शब्द नहीं होगा।
उसमें कभी छोटे ऊ और बड़े ऊ से शुरू होने वाला शब्द आ नहीं सकता। अच्छा, और ये जो गुण संधि है, क्या है गुण संधि, मुझे पता है इसके बाद भी छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है, लेकिन दे अपने आप में कोई मूल शब्द नहीं होता, उदय शब्द होता है। क्या होता है? उदय। यानी सर इसमें छोटे हु से शुरू होने वाला बाद वाला शब्द आता है, और यहां बल अपने आप में ही मूल शब्द है। यहां छोटे हु का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। तो ये है सर विसर्ग संधि। ये कौन सी संधि है? ये है विसर्ग संधि। छोटी सी बात है, बस इसी को समझने का प्रयास करना है। दोनों संधियों के बीच में छोटे हु की मात्रा आती है, गुण संधि में भी, विसर्ग संधि में भी। अंतर क्या है? विसर्ग संधि में जो दूसरा वाला शब्द होगा वो कभी छोटे ऊ से शुरू होने वाला नहीं होगा। जैसे एक शब्द लिखा जी मैंने, देखो ध्यान देना, आप खुद बताना कहां पर विसर्ग संधि है और कहां पर गुण संधि। एक शब्द लिखा साहब मैंने, तपोबल। क्या लिखा मैंने? तपोबल। और तपोबल के साथ एक शब्द लिखा सर मैंने, ज्ञानोदय। क्या लिखा? ज्ञानोदय। उत्तर बताओ कि सर कहां पर विसर्ग संधि है और कहां पर गुण संधि है? यहां पर भी सर छोटे ऊ की मात्रा और यहां पर भी छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन अंतर छोटा सा है। अंतर क्या है कि सर मैं जानता हूं इस छोटे ऊ की मात्रा के बाद बल अपने आप में मूल शब्द है, उबल नहीं होता है। छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द या बड़े ऊ से शुरू होने वाला शब्द आएगा ही नहीं, क्योंकि बल अपने आप में मूल शब्द है। लेकिन इस छोटे ओ की मात्रा के बाद दे कोई शब्द नहीं है सर, दे कोई शब्द नहीं है, उदय शब्द होता है। क्या शब्द होता है? उदय। यहां पर छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द आएगा, ठीक है ना। तो जहां पर आएगा तो ये गुण संधि है, और जहां पर नहीं आएगा ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ कि अगर मैं इनसे सवाल पूछ लूं आपसे कि कहां पर गुण संधि होगी और कहां पर विसर्ग, तो पहचान जाएंगे सर? पहचान जाएंगे? मैं अगर एक सवाल पूछ लूं तो पहचान जाएंगे? ठीक, हाथ खड़ा करो कि हाँ सर जी हम पहचान सकते हैं कि अगर ये छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द है। भाई देखो, छोटे ऊ के बाद ये बल तो अपने आप में मूल शब्द है, और अपने आप में मूल शब्द होगा तो सर ये विसर्ग संधि होगी। यहां छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है, ठीक है ना। बस तो एक सरल नियम, एक थोड़ा सा जहां पर ध्यान रखने का प्रयास करना था वो हमने सीख लिया। अच्छा जी, अब मुझे पता चल चुका है कि सर ये जो तपोबल शब्द है इसमें क्या है? इसमें है विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है। पूरा ध्यान बोर्ड पर कि सर अब मुझे पता चल चुका है कि यहां पर विसर्ग संधि है, छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मुझसे दो सवाल पूछे जाएंगे सर, कौन से? पहला सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा संधि का नाम बता दो, दूसरा सवाल पूछा जाएगा संधि का विच्छेद बता दो। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तपोबल में नाम पूछा जाएगा, छोटे ऊ के बाद छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है तो विसर्ग संधि है। और अगर विच्छेद पूछा जाएगा तो जहां पर भी वो छोटे ओ की मात्रा है ना, उसकी जगह विसर्ग चिपकाना है। मतलब कि सर मैं अगर ऐसे करूं कि तप, जहां पर तप के बाद छोटे ओ की मात्रा है विसर्ग चिपका दो, उसकी जगह अंतिम वाला शब्द तो सेम रहेगा। हो गया, ठीक है ना। जहां पर भी वो मात्रा थी उसकी जगह बस विसर्ग चिपकाने का प्रयास करना है। तपह, तपह के साथ बल का योग हुआ है। हो गया कि सर ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। मूल कॉन्सेप्ट क्या कहने का प्रयास करता है? मूल कॉन्सेप्ट तो इतना बड़ा है कि पूछो मत। जैसे कि सर एक नियम होता है, एक नियम होता है, और नियम क्या बोलता है? नियम ये कहने का प्रयास करता है कि अगर कोई विसर्ग है, विसर्ग के पहले या तो छोटे आ की मात्रा है या बड़े आ की मात्रा, या तो छोटे आ की मात्रा या बड़े आ की मात्रा, और इस विसर्ग का योग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण के साथ होता है, या किसी अंतःयस्त व्यंजन के साथ होता है, या हा से हाथी के साथ होता है, या किसी स्वर के साथ होता है, किसी स्वर के साथ होता है, तो ये विसर्ग परिवर्तित हो जाता है छोटे ओ में। ये विसर्ग इतना बड़ा नियम है, ये विसर्ग परिवर्तित हो जाता है छोटे ओ में। मतलब कि सर अगर इस विसर्ग से पहले पा पर छोटे आ की मात्रा है, इसका योग सर बा के साथ हुआ, और मैं जानता हूं प, फ, ब, भ, म, तो ये जो बा है ना, ये पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, पा वर्ग का तीसरा। और अगर विसर्ग का योग तीसरे वर्ण के साथ होता है तो ये जो विसर्ग होगा ये परिवर्तित हो जाएगा छोटे ओ में, और शब्द बन जाएगा क्या? शब्द बन जाएगा तपोबल। क्या बनेगा शब्द? तपोबल। क्या बनेगा? तपोबल।
थोड़ा बहुत नियम के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हाय रे हाय उतना पता हो ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं। आपसे चाहे कुछ भी पूछे, अगर आपसे नाम पूछा तो विसर्ग विच्छेद पूछा, तो जहां पर विसर्ग है वहां पर चुपचाप से दो बिंदु रख दो, मतलब जहां पर छोटे ओ की मात्रा है चुपचाप से वहां पर दो बिंदु रख दो, यानी विसर्ग रख दो और निकल कर चले आओ, ठीक है ना, निकल कर चले आओ। ये बात क्लियर? बोलो क्लियर? अरे हाँ और ना, हाँ और ना, बोलो जरा। क्लियर? डन। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। या इसको अगर मैं थोड़ा सा और छोटा करूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि विसर्ग उसके बाद अगर तो छोटे आ की मात्रा या बड़े आ की मात्रा हो, उसके बाद कोई भी सगोश वर्ण हो, कोई भी सगोश वर्ण, सगोश मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ये सारे के सारे सगोश वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सगोश होता है, 11 लावा सगोश होते हैं, सभी स्वर सगोश होते हैं और हाथ से आती भी सगोश होता है। कुल मिलाकर संख्या 31 है, 31 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। कोई भी सगोश वर्ण हो तो विसर्ग चेंज हो जाएगा छोटे ओ में, किसमें चेंज हो जाएगा? छोटे ओ में, ठीक ठीक। इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा सर ये कॉन्सेप्ट है। एक मिनट जरा मैं इनको यहां पर देखो, देखो ये रहा कि सर मैंने लिखा अध के साथ गति। अब देखो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि सर यहां क्या लिखा, हमें नहीं पता और ना ही हम जानने के इच्छुक हैं, और सर ना ही हम जानना चाहते हैं कि क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, हमें कुछ नहीं पता कि सर यहां क्या लिखा है, हमें कुछ नहीं पता। मैंने आपके सामने दो शब्द रखे, कितने शब्द रखे? दो शब्द। ध्यान रखना, परीक्षा में समय बचाना ही उद्देश्य है। भीड़ आएगी, भीड़, ठीक है ना, भीड़ से अलग होना है हमें। देखो जरा कि सर मैंने कहा ये शब्द है, सर मैंने यहां पर देखा छोटे ओ की मात्रा है, क्या इससे कोई यहां पर छोटे ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा दो संधियों में आती है, गुण संधि और विसर्ग संधि। अगर इसके बाद कोई छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द हुआ तब तो गुण संधि होगी, और अगर उसके अलावा किसी से शुरू होने वाला शब्द हुआ तब तो विसर्ग संधि होगी। मतलब मुझे पता है कि सर यहां पर क्या है, छोटा ओ है, सर उकूल शब्द नहीं होता, अनुकूल शब्द होता है, यानी ये शब्द आएगा सर बाद में। कौन सा शब्द आएगा? अनुकूल शब्द आएगा सर बाद में। छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है सर छोटे ऊ के बाद, और नहीं है बल्ले बल्ले। क्या है? बल्ले। फिर तो क्या करना है? फिर तो सर जहां पर विसर्ग है चुपचाप से वहां, मतलब जहां पर छोटे ओ की मात्रा है चुपचाप से विसर्ग रख दो। आगे क्या है? मनः, विसर्ग रख दिया सर छोटे ओ की जगह। इसके साथ किसका योग है? इसके साथ किसका योग है कि सर मूल रूप से शब्द होगा अनुकूल। कौन सा शब्द होगा? अनुकूल। बस कि सर मैंने देखा यहां पर क्या है, छोटे ओ की मात्रा, क्या छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द है? नहीं। चुपचाप से कुछ नहीं करना है कि सर आगे क्या है, अधः, इस छोटे ओ की जगह रख दो विसर्ग, और अंत में क्या है, अंत में है गति। सेम कि सर यहां पर क्या है, छोटे ओ की मात्रा, और छोटे ओ की मात्रा है, चुपचाप से बस इसकी जगह रख दो विसर्ग, आगे क्या है, मन, अंत में क्या है, बल। बात खत्म। सिंपल सी बात थी और आसान सी बात थी, समझ बैठे, ठीक है, डन। दूसरा नियम, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहेगा कि सर विसर्ग संधि का दूसरा नियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग नियम है। क्या कहता है? देखो पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक समझो। अभी हमने एक शॉर्ट ट्रिक समझी कि सर विसर्ग संधि की शॉर्ट ट्रिक है, छोटे ओ के बाद छोटे ऊ, छोटे ओ के बाद छोटे ऊ या बड़े ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं होना चाहिए, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक है साहब। मैंने कहा कि अगर किसी शब्द के बीच में अधूरा रा या पूरा रा, मतलब अधूरा रा या पूरा रा आ रहा हो, तो सर हो सकता है वहां पर विसर्ग संधि है, वहां विसर्ग संधि होती है। अच्छा, मैं अगर आपसे यह कहूं कि कोई भी शब्द जिसके बीच में आधा सीटी वाला सा हो, षटकोण वाला सा हो, सवाल वाला सा हो, तो वहां विसर्ग संधि होती है। ये कौन सा, ये ट्रिक है किसकी? विसर्ग संधि की, विसर्ग संधि की। कि सर शब्द के बीच में छोटे ओ की मात्रा, उसके बाद छोटे ऊ बड़े ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है। रा है, रा है, विसर्ग संधि है। सीटी वाला सा, षटकोण वाला, सवाल वाला सा, विसर्ग संधि की कहानी होती है। मतलब मैंने एक शब्द लिखा, संधि बताओ, संधि कौन सी है? मैंने जैसे ही देखा कि सर यहां पर बीच में रा है, दिमाग की बत्ती जली, विसर्ग संधि हो सकती है। विसर्ग संधि होगी तो भाई अब मैं कि सर मैंने यहां पर लिखा नी, जहां पर भी रा है उसकी जगह विसर्ग रख दो,
और सर उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहां पर देखो बड़ा आ है, तो सर इसका योग आहार के साथ हुआ है। दो ही सवाल बनेंगे कि पहला बता दो कि सर संधि का नाम क्या होगा, दूसरा बनेगा कि बता दो सर संधि विच्छेद क्या बनेगा। दो ही सवाल। अगर आपने देखो जहां पर भी ऐसे शब्द, जैसे मानकर चलो मैंने एक शब्द लिख दिया नमस्ते और मैंने कहा भाई साहब इसमें संधि बताओ, तो मैंने देखा सर बीच में सवाल वाला सा है, बीच में सवाल वाला सा, मैं अगर इसमें संधि का नाम पूछ लूंगा आपसे तो सीधा उत्तर विसर्ग संधि। क्या विसर्ग? मैं अगर विच्छेद पूछ लूं, बड़ा ही सरल है, क्या कि सर जहां पर भी ये है ना उसकी जगह विसर्ग चिपका दो, आगे क्या है ना, फिर क्या है मां, फिर है सर आधा सा, इसकी जगह विसर्ग चिपका दो और अंत में क्या है ते, हो गई सर। इससे ज्यादा और सरल बात क्या है? या तो इसको रट लो, नियम बहुत बड़े हैं, नियम के बारे में भी मैं अभी आऊंगा, लेकिन ये केवल ट्रिक्स हैं। ये क्या है? केवल ट्रिक। मैंने कहा कि अगर जहां जहां पर रा है और रा है, कुछ मत करो कि सर रा है विसर्ग संधि करो उत्तर, और विसर्ग संधि उत्तर करने के बाद जहां पर भी रा है दो बिंदु रख दो। इसके बाद क्या है सर, बड़े आ की मात्रा आहार के साथ इसका योग हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहने का प्रयास करता है, देखो कॉन्सेप्ट घुमा देगा कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ मानकर चलिए एक मैथ का सवाल है, उस सवाल को आप 5 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ परीक्षा में सॉल्व कर सकते हो। और एक ऐसा तरीका है कि डिजिटल सम का प्रयोग आपने किया और तुरंत की तुरंत 5 सेकंड में उत्तर। परीक्षा में मूल उद्देश्य क्या है? समय बचाना और सटीक उत्तर करना, यही तो है उद्देश्य। कॉन्सेप्ट पता होना अच्छी बात है, लेकिन उस देखो वर्तमान का तरीका यह है कि आपको दुनिया से कदम मिलाकर चलना है साहब, और बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि समानता फेल नहीं होती, ठीक है ना। अच्छी बात, मैंने आपसे ये कहा कि आप बस एक काम करना कि देखो कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहेगा, अगर जहां पर रा है बस दो बिंदु चिपका दो, उसके बाद देखो बड़े आ की मात्रा थी तो मैंने आहार के साथ इसका योग कर दिया। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट दूसरा नियम ये कहता है कि कोई भी विसर्ग उससे पहले, अभी तो क्या था, अभी तो सर छोटे आ और बड़े आ की मात्रा थी, अब मैं कह दूंगा कि छोटे आ और बड़े आ की मात्रा अगर ना हो और इसका योग किसी भी सगोश वर्ण के साथ में कर दूं, किसी भी सगोश वर्ण जो कि पहले वाले वर्ण थे, अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी विसर्ग इसके पहले छोटे आ और बड़े आ की मात्रा को छोड़कर और कोई मात्रा है, इसका योग या तो तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या पांचवें वर्ण के साथ हो, या य र ल व के साथ हो, या हा से हाथी के साथ हो, या किसी भी स्वर के साथ हो, तो ये विसर्ग चेंज हो जाता है रा में। किसमें हो जाता है? रा में। अगर छोटे आ और बड़े आ की मात्रा होती, जैसे मैं अगर ऐसे कहता तपह के साथ में बल का योग करता, तो सर इससे पहले छोटे आ की मात्रा है अब पा पर, और इसका योग तीसरे वर्ण यानी बा के साथ हुआ है, तो ये विसर्ग चेंज हो जाता छोटे ओ में। और अगर मैं ऐसे कह दूं कि अगर इससे पहले अब छोटे आ की मात्रा नहीं है, मतलब कि भाई मैंने लिखा नी और नी के साथ आहार का योग किया, किसका योग किया? आहार का योग, तो यानी अब विसर्ग से पहले छोटे आ की मात्रा नहीं है और इसका योग स्वर के साथ हुआ है, किसके साथ? स्वर के साथ, यानी कोई भी सगोश वर्ण हो तो ये परिवर्तित हो जाएगा अब रा में। कितना हो जाएगा? रा में। नी तो रहेगा सेम टू सेम, और सर ये विसर्ग चेंज हो जाएगा रा में, रा पर बड़े आ की मात्रा आएगी, अंत में बनेगा हार, तो ये निराहार शब्द बनेगा। क्या बनेगा? निराहार। या इसको ऐसे कर लो, या इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना, कि जहां पर भी रा है मैंने चुपचाप से दो बिंदु रख दिए, और सर मुझे पता है कि यहां पर रा है तो ये विसर्ग संधि हो सकती है। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल कराऊं, जैसे यहां पर देखिए एक शब्द है सर निराशा। अब यहां पर भूल जाओ कि क्या लिखा है, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते साहब, ठीक है ना, यहां क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं पता सर, और ना ही मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर अभी क्या लिखा है, मैं तो खुद करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो यहां देखो निराशा है, बीच में रा है, और बीच में रा है तो क्या होगा साहब कि सर ये हो सकता है कि ये विसर्ग संधि हो सकता है कि विसर्ग, नाम पूछूंगा तो विसर्ग संधि। विच्छेद कुछ नहीं करना, जहां पर रा है वहां पर विसर्ग चिपका दो, कि मैंने लिखा नी, अब नी के बाद तुरंत रा है तो विसर्ग सर मैंने चिपका दिया, उसके बाद बड़े आ की मात्रा मुझे दिखी तो मैंने इसका योग आशा के साथ कर दिया।
नी के साथ आशा, ठीक है ना। तो इस शब्द बनेगा निराशा। क्या बनेगा? निराशा। कॉन्सेप्ट क्लियर? बस ये दो ही नियम थे जिन पर दिमाग लगाने का प्रयास हमें करना था, बाकी सब हल हुआ, बाकी सब हल हुआ। ठीक। सर जी यण और अयादि संधि फिर से अभी आएंगे, परेशान मत हो, लेकिन अभी के लिए ना उसको एक व्हाइट पेज पर लिख लो, ठीक है ना। लेकिन पहले यहां पर जो बता रहा हूं उसके बारे में चीज, पूरा नियम वही है जो मैंने लिखा, ठीक है ना। पूरा नियम वही है, नी के साथ आशा, बस हो गया। निराशा, निराहार, नी के साथ आहार। ठीक। एक और सवाल साहब, मैंने अब अगर आपका ध्यान तीसरे वाले नियम की तरफ रखा, देखो नियम बहुत बड़ा है, पहले मेरी बात को ध्यान से रखना। एक मिनट पहले मैं यहां पर कुछ काम कर दूं, चुपचाप से केवल शांति के साथ मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है ना। पहले मैं यहां पर थोड़ा सा काम कर दूं ताकि आप भ्रमित ना हो, ठीक है ना, ताकि आप भ्रमित ना हो। हमें नहीं पता कि ये क्या नियम है और ना ही हमें पता चलाना है अभी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखो, ठीक है। ये दो तीन शब्द है, ठीक है ना, ये तीन शब्द है। इन तीन शब्दों में हमसे ये पूछा गया है क्या, कि भाई एक शब्द निश्चल, और ये निश्चल शब्द लिखा कैसे है, देखो ऐसे लिखा है, नी है और नी के साथ ही इस आधा सीटी वाला सा है, फिर चाहे निश्चल लिखा है। और सर हम ट्रिक पढ़कर आए हैं क्या, कि अगर किसी भी शब्द के बीच में मतलब पहले तो छोटा ओ आ जाए, छोटे ओ के बाद छोटे ऊ या बड़े ऊ से शुरू होने वाला शब्द ना हो, र आ जाए या अधूरा र आ जाए, सीटी वाला सा आ जाए या षटकोण वाला सा आ जाए या सवाल वाला सा आ जाए, विसर्ग संधि हो सकती है। कौन सी हो सकती है? विसर्ग संधि हो सकती है। जैसे ही मैंने बीच में देखा आधा सीटी वाला सा है, तो सीधा उत्तर करना है विसर्ग संधि, और बस इसकी जगह दो बिंदु चिपकाने का प्रयास करना है, अगर इसका विच्छेद भी पूछ ले तो आपसे। यानी मैं ये कह रहा हूं कि नी और नी के साथ यहां पर फिर चिपकाने का, देखो मैंने दो विसर्ग रख दिए, इसका योग चल के साथ हुआ है। अब क्या नियम होगा क्या नहीं होगा वो बाद का विषय है, लेकिन मैंने इसकी सहायता से उत्तर किया। मैंने कहा एक शब्द निश्चल, यहां पर चल शब्द था, यहां छल शब्द होगा। सेम कंडीशन कि अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि सर देखो नी है, नी के बाद सीटी वाला सा है, मैंने उसकी जगह विसर्ग रख दिया और उसके साथ छल का योग कर दिया। मैंने देखो यहां पर क्या है, दुशासन, ठीक है साहब। यहां पर क्या है सर, सीटी वाला सा, तो देखो मैंने यहां पर देखा दू, और इस सीटी वाले सा के साथ दो बिंदु रखे, और अंत में क्या है, अंत में है शासन, बस खत्म। यही चीज है तो खत्म हो गया, दुशासन। अब क्या नियम है क्या नहीं है अभी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, नियम पढ़ेंगे हम, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं दुशासन में संधि कौन सी है, आधा सीटी वाला सा है, आधा सीटी वाला सा है, आधा सीटी वाला सा है, विसर्ग संधि है। विच्छेद पूछ लूं, दो बिंदु रख दो उसकी जगह, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, ठीक, डन, ठीक है साहब, डन। अच्छी बात है। अब देखो, अब ये जो समानता कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को लपेटो। कॉन्सेप्ट हमसे ये कहने का प्रयास करता है, जो नियम है वो ये कहने का प्रयास करता है कि विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, अगर इस विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में या तो च छ का प्रयोग अगर हम करते हैं, तो विसर्ग सीटी वाले सा में चेंज होता है। अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर है और इस विसर्ग का योग या तो चा या छतरी वाले छा के साथ करते हैं, तो विसर्ग सीटी वाले सा में चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर मैंने देखो इस विसर्ग से पहले स्वर था, इसका योग सीटी वाले सा के साथ कर रहा हूं, तो ये भी सीटी वाले सा में चेंज हो जाए, ठीक है। अच्छी बात है। मतलब तालु के द्वारा उच्चारित होने वाले, ठीक है ना, डन। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं साहब, अब देखो ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, थोड़ी देर रुको जरा, ठीक है ना, थोड़ी देर रुको, एक मिनट बस। अब देखो, मेरे बताए बिना मुझे इन शब्दों में संधि बताओ और संधि के साथ साथ इसका विच्छेद बताओ कि इनका विच्छेद क्या होगा। मैं कुछ नहीं जानता, बताओ मैं यहां पर क्या लिखूं, क्या लिखूं, इसमें कौन सी संधि है, अगर मैं संधि पूछ लूं तो आपसे,
कि सर संधि है, बीच में आधा सवाल वाला सा है, मैं इसका विसर्ग संधि उत्तर करूंगा। और विच्छेद अगर पूछ लूं तो इसकी जगह 2 डॉट रख दो, मतलब 2 मतलब विसर्ग रख दो कि सर आगे ना है, माँ है, फिर सवाल वाला सा है, मैंने विसर्ग रखा, पे के साथ इसका योग। मैं इसमें अगर आपसे संधि पूछूं तो विसर्ग संधि, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका विच्छेद करके मुझे दिखाओ, तो देखो आगे क्या है, नी है, और नी के बाद क्या है, यहाँ पर सवाल वाला सा है, सवाल वाला सा है, बस मैंने इसकी जगह विसर्ग रखे, और सर इसका योग संतान के साथ है। मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि दू है, और दू का योग, एक मिनट, हाँ, कि सर दू है, और दू के बाद देखो सवाल वाला सा है, फिर सर मैंने यहाँ पर विसर्ग रख दिया, उसके बाद साहस का योग है, ठीक है ना, दुस्साहस हो गया, बस यही तो करना था। नमा के साथ ते, और उसके साथ सर नी के साथ संतान है, और दू के साथ साहस है, तो साहस है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहने का प्रयास करता है साहब, ये कॉन्सेप्ट हमसे ये बताने का प्रयास करता है, देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर विसर्ग के बाद यदि सा का प्रयोग होता है या सवाल वाले सा का प्रयोग होता है, तो विसर्ग भी सा में ही चेंज हो जाता है, विसर्ग भी सा में ही चेंज हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ता और सा का प्रयोग होता है तो विसर्ग भी सा में ही चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? सा में। ठीक, आगे बढ़ो। मैं अगर आपसे ऐसा पूछता हूं, रुको जरा, ठीक है, अब देखो एक सवाल है, निष्कलंक चतुष्पाद निष्फल, ठीक है ना, ऐसे ही शब्द आते हैं। मैंने कहा कि साहब मुझे इसमें संधि बताइए कि निष्कलंक में कौन सी संधि है। कि सर अगर मेरे सामने शब्द के बीच में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, कि किसकी मात्रा आ रही है? छोटे ऊ की मात्रा, और उसके बाद कोई छोटे ऊ या बड़े ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है, रा आ रहा है, अधूरा रा आ रहा है, सीटी वाला सा है, षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है, सर हो सकता है वहां विसर्ग संधि हो। ठीक है ना, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी संधि है, सर विसर्ग संधि है, विच्छेद बताओ, तो आगे क्या होगा? नी है, उसके बाद सर षटकोण वाला सा है, तो मैंने उसकी जगह विसर्ग दिया, इसका योग कलंक के साथ होगा, इसका योग कलंक के साथ होगा। मैंने कहा चतुष्पाद है, कि देखो यहां पर क्या षटकोण वाला सा विसर्ग संधि है, कि सर यहां पर क्या होगा? यहां पर आगे एक शब्द है चतु, जो कि 4 संख्या के लिए प्रयोग होता है, षटकोण वाला सा है, विसर्ग, उसके बाद पाद का योग है ना, लो भाई पाद का योग मैंने ये कर दिया। निष्फल शब्द है, विसर्ग संधि है, तो सर मैंने क्या रखा? नी, और नी के साथ विसर्ग रखा और फल का योग कर दिया, निष्फल। ठीक, होगी संधि, और कुछ करना ही थोड़ी है, बस बस ये पता होना चाहिए कि ऐसे हम जल्दी से उत्तर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बताने के लिए बिल्कुल सटीकता से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समय भी हमें सेव करना है, ठीक है ना, वो भी पता होना चाहिए कि सर विसर्ग से पहले अगर छोटी या छोटे ऊ की मात्रा हो, अगर इस विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा हो, अगर इस विसर्ग से पहले छोटी और छोटे ऊ की मात्रा हो, इसके बाद में क ख ट ठ या प फ कोई भी वर्ण आ जाए, या क ख ट ठ प फ कोई भी वर्ण आ जाए, तो विसर्ग षटकोण वाले सा में चेंज हो जाता है। विसर्ग किस में चेंज होता है? सर अब मैं जा रही हूं सर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है ना, बाय बाय। सर ये चेंज हो जाता है षटकोण वाले सा में, हो गया। अच्छा, अब देखो इसके कुछ और नियम है जिन पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की हमें आवश्यकता है, जो नियम समानता यूपीएसआई ने बार बार रिपीट किए हैं। विसर्ग संधि का एक कॉन्सेप्ट है जहां से यूपीएसआई को प्यार है शायद, ठीक है ना, और वो लगभग उसी कॉन्सेप्ट से सवाल बनाने का प्रयास करता है। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, देखो, कि अगर मैं इस नी का योग, अगर इस नी का योग किसी भी रा से शुरू होने वाले शब्द से कर दूं, किसी भी रा से शुरू होने वाले शब्द से कर दूं, तो एक छोटा सा परिवर्तन ये होता है कि ये जो नी है ना, ये बदल जाता है बड़े वाले नी में, और विसर्ग गायब होता है, और शब्द बनता है निरोध। क्या बनता है? निरोध। अच्छा, ये निरोध शब्द जो है ना,
ये शब्द ही नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं है हिंदी के पास, कोई शब्द नहीं है। किसी भी वाक्य में अगर इस तरीके से निरोध शब्द को लिखा गया है तो वो शब्द गलत है कि सर ये शब्द ऐसे होता है, बड़ी ई का प्रयोग होता है। जैसे मानकर चलिए, देखो यूपीएसआई ने इस वाले शब्द को भी पूछा है और इस वाले शब्द को पूछा, बताइए शब्द क्या बनेगा? कि अगर मैं नी के साथ रस का योग करूं तो सर अगर इस नी का योग रा से शुरू होने वाले किसी भी शब्द के साथ होता है, रा से शुरू होने वाले किसी भी शब्द के साथ होता है, तो समानता क्या है? ये परिवर्तित हो जाता है बड़े वाले में और विसर्ग हो जाता है गायब, अंत वाला तो सेम रहता है। ठीक ठीक, अरे बोलो रे कुछ। ठीक है साहब, हाँ और ना, हाँ और ना में जवाब। ठीक है ना, इसके 2-3 नियम और हैं। ठीक है, 2-3 नियम और हैं। इसके बाद वाली जब भी क्लास होगी ना, यानी कल जब क्लास होगी, तो कल उन 2-3 नियमों को पढ़ने के बाद तुरंत एक संधि का टेस्ट लेंगे और फिर आपके समास शुरू करा देंगे। क्या शुरू करा देंगे? आपके समास। अभी के लिए आपने जो डाउट है वो एक एक करके दागो, ठीक है ना, एक एक करके पूछो, लेकिन एक एक करके, एक एक करके, ठीक है ना, एक एक करके। टाटा मोटर्स, अच्छा टाटा मोटर्स, अच्छा जी। सर जी ऋषिकेश सुबंत भूर्द में संधि विच्छेद, क्या बात है साहब। अच्छा सर जी, नोट्स सोट, देखिए नोट्स के बारे में देखो, ये जो तीनों शब्द आपने छापे हैं ना, इनको समझाने के लिए समानता मुझे कुछ और चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। इनको करते हैं कल वाली क्लास में। अभी के लिए कोई छोटे मोटे सवाल हो जो इससे संबंधित हो, उनको आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ताकि मैं 1-2 मिनट में उनका उत्तर बता पाऊं। सर जी सब लोग क्लियर है? सर जी तहे दिल से धन्यवाद भैया जी, अच्छी बात है साहब, धन्यवाद सर जी। संधि का, संधि का, संधि का क्या सर जी? सिर्फ यही पढ़नी है और सब आता है उनको, मतलब विसर्ग संधि और दीर्घ संधि में अंतर कैसे करेंगे? दीर्घ संधि में और विसर्ग संधि में अंतर, देखिए कुछ चीजें कॉमन सेंस के आधार पर होती हैं। दीर्घ संधि में ना समानता बड़े आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। सही, नोट्स कब अपलोड होंगे सर? किस चीज के नोट्स चाहिए मुझे बताओ, मैं टीम से बोलता हूँ। हाँ उपसर्ग, आपने मुझसे कहा था उपसर्ग के संधि समास तो अभी नहीं हुए हैं, उपसर्ग प्रत्यय संधि इसके नोट्स, ठीक है भाई। मैं आज बोलता हूँ टीम को, ठीक है ना। और कोई? ओ चली गई कब की, विवेक जी कह रहे हैं सर विसर्ग संधि के दूसरे नियम और दीर्घ संधि में अंतर कैसे करेंगे? अच्छा रोहित जी कह रहे हैं कि गुरुजी विसर्ग संधि के दूसरे नियम और विसर्ग संधि के दूसरे नियम, विसर्ग संधि के दूसरे नियम, विसर्ग संधि के दूसरे नियम और दीर्घ संधि में अंतर, मतलब विसर्ग संधि के दूसरे नियम और दीर्घ संधि में अंतर। देखो विसर्ग संधि का दूसरा नियम हमने कौन सा पढ़ा था भाई? विसर्ग संधि का दूसरा नियम, सर ये था दूसरा नियम ये था दूसरा नियम। ये या में परिवर्तन, ये रा में परिवर्तन, ठीक है ना कि सर ये तो राम है। अब यहां पर मैं समझ नहीं पा रहा कि सर अच्छा कि इसमें कि सर मैं कैसे बताऊं कि यहां पर दीर्घ संधि होगी कि यहां पर विसर्ग संधि। थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि सर यहां पर देखो रा का प्रयोग है, इसका है रा का प्रयोग, और रा के प्रयोग समानता विसर्ग संधि में भी होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत तो आपको देखना पड़ेगा कि सर यहाँ पर रा भी है, ठीक है ना, डन। और कोई सवाल? जैसे निराहार, हाँ जैसे निराहार जो शब्द है ना, तो यहाँ पर रा का भी तो प्रयोग है, बढ़िया की मात्रा के साथ रा का भी तो प्रयोग है। तो थोड़ा देखो ये ट्रिक्स इस वजह से ही तो होती हैं कि थोड़ा बहुत आपको देखना पड़े, थोड़ा बहुत हमें अगर अगर हमें समय की बचत करनी है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। हाँ ये डाउट आपका अब है क्योंकि अब अभी तक ना हमारी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। कुछ सवालों पर अगर प्रैक्टिस होगी ना तो प्रैक्टिस होते ही खुद आपका मन गवाही देगा कि नहीं भाई यहां पर विसर्ग संधि होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर रा है, क्या है यहां पर रा है। प्रैक्टिस करते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।